हेलो जी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, झक्कास होंगे, बिल्कुल सही सलामत होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। जैसा कि लास्ट वीडियो में ही मैंने आपसे वादा किया था कि हम लोग जल्दी मिलेंगे एक न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तो आज हम आ चुके हैं आपसे मिलने एक न्यू टॉपिक के साथ। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। हाँ जी, तो आओ देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखो, एक्चुअली ये हमारा एनिमल टिश्यू का सेकंड लेक्चर है। पहले वाले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्टिव पार्ट कवर करा था। अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप देख लेना, ताकि आपको ये वाली लेक्चर जो है वो अच्छे से समझ में आए। तो आइए लेक्चर शुरू करते हैं। देखिए, एक चीज आपको याद रखना है कि एपिथेलियल टिश्यू को एपिथेलियम भी कह देते हैं। तो कहीं पे एपिथेलियल टिश्यू लिखा मिले, एपिथेलियम लिखा मिले, घबराना नहीं है, ठीक है। अब हमें ये समझना है कि ये जो शब्द है एपिथेलियम, इसका क्या मतलब है। तो देखिए, ये जो शब्द है एपिथेलियम, ये दो शब्दों से मिलके बना है। जो शब्द है एपिथेलियम, ये दो शब्दों से मिलके बना है, एपी और थीलिया से। अब देखो, एपी का मतलब होता है अपॉन, एपी का क्या मतलब होता है अपॉन, और थीलिया का मतलब होता है ग्रोथ। ग्रोथ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एपिथेलियल टिश्यू है ये किसी दूसरे टिश्यू के ऊपर ग्रो करता है। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई भाई कि इसको दूसरे टिश्यू के ऊपर ग्रो करना पड़ रहा है। तो देखिए, मुसीबत तो बहुत ही गंभीर है, ये हम धीरे धीरे आगे समझ लेंगे, ठीक है। तो अभी हमने समझा कि जो शब्द है एपिथेलियम, उसका क्या मतलब है, ठीक है। अब इससे पहले, इसके बाद जितने भी पॉइंट्स लिखे हैं, इससे पहले आपको थोड़ा फिगर समझ लेना होगा, डायग्राम समझ लेना होगा, तब जाके जो ये पॉइंट्स हैं वो आपको अच्छे से समझ में आएंगे। तो आइए, यहाँ पे मेरे पास ये छोटा सा डायग्राम है। हाँ जी, तो हम इसी से समझने वाले हैं, तो इसको मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ, ठीक है। ठीक है, आइए अब समझते हैं। देखिए, यहाँ पे ये है एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियम लिखा भी है, ये क्या है, ये है एपिथेलियल टिश्यू, और ये है एपिथेलियल टिश्यू की सेल्स, एपिथेलियल सेल्स। अब आप इनको ध्यान से देखिए, इन सेल्स को। ये जो सेल्स है एपिथेलियल टिश्यू की, जो सेल होती है वो बड़े ही कॉम्पैक्टली पैक्ड होती हैं। कॉम्पैक्टली पैक्ड होती हैं का मतलब होता है कि ये बहुत ही पास पास होती हैं। अब आप मुझे सोच के बताओ कि जब जो सेल्स हैं वो बहुत ही पास पास होंगी तो इनके बीच का स्पेस, यानी कि इंटरसेल्यूलर स्पेस, वो क्या हो जाएगा, वो बहुत ही कम हो जाएगा ना। तो ये सेल्स जो है वो चूंकि कॉम्पैक्टली पैक्ड है, तो इनके बीच जो इंटरसेल्यूलर स्पेस है वो बहुत ही थोड़ी, बहुत ही कम बचती है। अब चूंकि इंटरसेल्यूलर स्पेस ही बहुत ही कम है, तो इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस या मैट्रिक्स भी बहुत ही कम होती है, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आया। हमने यहाँ पे देखा कि ये जो सेल्स है एपिथेलियल टिश्यू की, जो सेल्स है वो कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, इस वजह से इनके बीच का इंटरसेल्यूलर स्पेस जो है वो बहुत ही कम होती है, और चूंकि स्पेस ही कम है तो इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस भी कम ही होते हैं, ठीक है, बहुत ही कम होते हैं। अब देखो, ये इतने कॉम्पैक्ट हैं कि इतनी भी जगह नहीं बची है कि ब्लड वेसल भी आ पाते। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो एपिथेलियल टिश्यू है इसमें ब्लड सप्लाई नहीं है। और आप जानते हैं कि जिसमें ब्लड सप्लाई नहीं होती है उसे हम क्या कहते हैं, एवेस्कुलर कहते हैं, और जिसमें ब्लड सप्लाई होती है उसे हम क्या कहते हैं, वेस्कुलर कहते हैं। तो चूंकि एपिथेलियल टिश्यू में ब्लड सप्लाई नहीं है तो ये कैसा है, ये है एवेस्कुलर। अब सवाल ये है कि भाई कैसे मान लें कि एपिथेलियल टिश्यू में ब्लड सप्लाई नहीं है, ये एवेस्कुलर है, कैसे मान लें। तो देखो, यहाँ पे ये आपको मेरी स्किन दिख रही है, चमड़ी स्किन दिख रही है। अब देखो, आप सभी जानते हैं कि हमारी बॉडी को बाहर से जिस स्ट्रक्चर ने कवर किया है वो क्या है, स्किन है। अब स्किन की जो सबसे बाहर वाली लेयर है, आउटर लेयर है, वो कहलाती है एपिडर्मिस। अब ये जो एपिडर्मिस है ये एपिथेलियल टिश्यू की बनी है, ठीक है। इसीलिए आपने देखा होगा कि अगर आपके स्किन में कभी खरोच लगती है, सबके स्किन में खरोच वगैरह तो लगती ही रहती है, कट वगैरह लगती ही रहती है, तो क्या हमेशा ब्लड निकलती है क्या, नहीं, हमेशा ब्लड नहीं आती है। देखो,
कभी अगर आपको हल्का सा खरोच लगा है कहीं पे स्किन पे, कहीं पे हल्का सा खरोच लग गया है, तो फिर जो ब्लड है वो नहीं निकलती है। क्यों नहीं निकलती है? क्योंकि स्किन की जो आउटर लेयर है एपिडर्मिस, वो तो एपिथेलियल टिश्यू की बनी है, और एपिथेलियल टिश्यू तो एवेस्कुलर है, इसमें ब्लड सप्लाई है ही नहीं, तो ब्लड कैसे निकलेगी? लेकिन हाँ, अब आप ये कह सकते हैं कि भाई कई बार तो हमें कट लगती है तो ब्लड आ जाती है, ब्लड निकल जाती है, वो कैसे होती है? तो देखो, एक्चुअली क्या होता है कि हमारी जो स्किन है, इसकी जो आउटर लेयर है वो है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस बनी है एपिथेलियल टिश्यू की, और इसके नीचे होता है डर्मिस, और जो डर्मिस है वो कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। और जो एपिडर्मिस है ये एवेस्कुलर है, और जो डर्मिस है वो वेस्कुलर है। तो अगर आपको कभी चोट लगी, खरोच लगी, और आपकी ये जो कट है, खरोच है, ये एपिडर्मिस तक ही है, तब तो ब्लड नहीं आएगी, क्योंकि जो एपिडर्मिस है वो तो एपिथेलियल टिश्यू की बनी है, और एपिथेलियल टिश्यू में ब्लड सप्लाई होती ही नहीं है, ये एवेस्कुलर है। लेकिन हाँ, अगर आपको कभी कट लगी है और आपके जो ब्लड है वो आ गए, मतलब आपके जो कट है वो थोड़े अंदर तक चले गए हैं, जब आपके कट वो अंदर डर्मिस तक पहुंच जाते हैं तभी ब्लड आती है। अगर आपके कट खरोच एपिडर्मिस तक है तब ब्लड नहीं आती है। तो इससे आप याद रख सकते हैं कि जो एपिथेलियल टिश्यू है वो कैसा है, एवेस्कुलर है, इसमें ब्लड सप्लाई नहीं है। ठीक है, इतना आपको समझ में आया? यहाँ पे देखो पसीना से पेज भी भीग गया है। तो हमने यहाँ पे क्या समझा कि जो एपिथेलियल टिश्यू है इसमें ब्लड सप्लाई नहीं है, ये एवेस्कुलर है। एवेस्कुलर मतलब ब्लड सप्लाई नहीं है। ठीक है, ब्लड सप्लाई क्यों नहीं है? क्योंकि सेल्स कॉम्पैक्टली पैक्ड हैं। तो जब सेल कॉम्पैक्टली पैक्ड होंगे तो ब्लड वेसल घुस पाएगी क्या? नहीं, ब्लड वेसल तो नहीं घुस पाएगी। एपिथेलियल टिश्यू में ब्लड सप्लाई नहीं होता है, ये एवेस्कुलर है। अब आप मुझे बताओ कि क्या इसके एवेस्कुलर होने से इसकी जो ज़रूरतें हैं, रिक्वायरमेंट्स है इसकी, वो क्या कम हो गई? मतलब अब क्या इन सेल्स को, यानी कि एपिथेलियल सेल्स को ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन नहीं चाहिए? क्या ये मेटाबॉलिक वेस्ट नहीं बनाएंगे? तो बनाएंगे। इनको ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन चाहिए, ये मेटाबॉलिक वेस्ट भी बनाएंगे, उसको भी रिमूव करना है, लेकिन ब्लड सप्लाई तो है ही नहीं। तो इसके लिए इनको, यानी एपिथेलियल टिश्यू को कोई जुगाड़ अपनाना होगा। और वो जुगाड़ क्या है कि इनको, यानी कि एपिथेलियल टिश्यू को किसी ऐसे टिश्यू के ऊपर ग्रो करना होगा जिसमें ब्लड सप्लाई है। ठीक है, मैंने पहले भी आपको कहा था कि जो एपिथेलियल टिश्यू है वो किसी दूसरे टिश्यू के ऊपर ग्रो करते हैं। वो जो दूसरा टिश्यू है वो कौन सा टिश्यू है? वो है कनेक्टिव टिश्यू। अब इस डायग्राम को आप देखिए, यहाँ पे देखिए ये एपिथेलियल टिश्यू है, यहाँ पे ये एपिथेलियल टिश्यू है। ठीक है, और एपिथेलियल टिश्यू के नीचे ये देखिए ये कनेक्टिव टिश्यू है, लिखा भी है, ये क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। और एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू के बीच में आपको ये जो लेयर दिख रही है ये होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसके बारे में आगे हम जिक्र करेंगे। ये जो एपिथेलियल टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू के बीच में आपको ये वाली लेयर दिख रही है ये होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन, और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन एपिथेलियल टिश्यू को कनेक्टिव टिश्यू से जोड़ती है। ठीक है, तो इसको आगे हम पढ़ेंगे। फिलहाल आप ये देखिए कि जो एपिथेलियल टिश्यू है वो कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर है, इसके नीचे कनेक्टिव टिश्यू है। तो जो एपिथेलियल टिश्यू है वो हमेशा कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर ग्रो करती है। इससे इसको फ़ायदा क्या हुआ? इससे इसको फ़ायदा ये हुआ कि आप यहाँ पे देखिए ध्यान से कि ये जो कनेक्टिव टिश्यू है इसमें देखो, इसमें ब्लड सप्लाई होती है। यहाँ पे आप देखिए ये ब्लड वेसल दिखाई गई है, यहाँ पे ये देखो ये ब्लड वेसल आपको दिख रही है। एक मिनट, हाँ जी, तो ये यहाँ पे देखो ये आपको यहाँ पे ब्लड वेसल दिख रही है, लेकिन ये कहाँ पे है? कनेक्टिव टिश्यू में है। ठीक है, तो ये यहाँ पे ब्लड वेसल का कट व्यू दिखाया गया है। तो कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड सप्लाई होती है, लेकिन जो एपिथेलियल टिश्यू है ये कैसी है? ये एवेस्कुलर है, इसमें ब्लड सप्लाई नहीं है। अब चूंकि इसमें ब्लड सप्लाई नहीं है तो इसको ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन कैसे मिलेगी? डिफ्यूजन के जरिए। ब्लड में से चीज़ें डिफ्यूज करके, जैसे देखो यहाँ पे ये डॉट डॉट करके दिखाया गया है कि यहाँ पे ये जो सब्सटेंसेस हैं ये डिफ्यूज करके एपिथेलियल सेल्स तक पहुँचते हैं। ये सब्सटेंसेस डिफ्यूजन के जरिए एपिथेलियल सेल्स तक पहुँचते हैं।
तो डिफ्यूजन के जरिए ये सब्सटेंसेस एपिथेलियल सेल्स तक पहुंचेंगे और एपिथेलियल सेल्स के मेटाबॉलिक वेस्ट वापस भी डिफ्यूजन के जरिए पहुंचेंगे। ठीक है, तो जो एपिथेलियल टिश्यू है ये कैसा है, ये है एवेस्कुलर है, ये आपको याद रखना है। डिफ्यूजन के जरिए ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स पहुंचते हैं। ठीक है, तो अब इन सारे पॉइंट्स को हम एक बार नोट्स में देख लेते हैं। हाँ जी, तो देखो वही सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं जो अभी आपने समझे। तो दो नंबर का जो पॉइंट है ये क्या है कि सेल्स जो हैं वो कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं विथ लिटिल इंटरसेल्युलर स्पेस, मैट्रिक्स, विथ लिटिल इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स। ये एनसीईआरटी की लाइन है कि सेल्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड विथ लिटिल इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स, यानी कि जो सेल्स हैं वो कॉम्पैक्टली पैक्ड हैं और जो इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स है वो बहुत ही कम है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे 3 नंबर का पॉइंट है कि एपिथेलियल टिश्यू में ब्लड सप्लाई नहीं होती है। एपिथेलियल टिश्यू कैसा है, एवेस्कुलर है। लेकिन हाँ, ये आपको याद रखना है कि नर्व सप्लाई होती है। ठीक है, यहाँ पे लिखा नहीं है मैंने, लेकिन आपको ये याद रखना है कि एपिथेलियल टिश्यू हैज इट्स ओन नर्व सप्लाई बट इज एवेस्कुलर, relying on the blood vessels of adjacent connective tissue to bring nutrients and remove wastes. Exchange of substances between an epithelial tissue and connective tissue occurs by diffusion. ये भी हमने समझा। तो आपको याद रखना है कि नर्व सप्लाई होती है, ब्लड सप्लाई नहीं है। नर्व सप्लाई प्रेजेंट है, ब्लड सप्लाई नहीं होती है, एवेस्कुलर है। ठीक है, तो अब चूंकि ये एवेस्कुलर है तो इनको जो न्यूट्रिशन है वो कहाँ से मिलेंगे, तो अभी ये भी हमने देखा कहाँ से मिलते हैं, फ्रॉम अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू, कि इनके नीचे जो कनेक्टिव टिश्यू है वहाँ से इनको न्यूट्रिशन मिल जाते हैं। यहाँ तक सारे पॉइंट्स क्लियर हैं। अब आइए बेसमेंट मेम्ब्रेन के बारे में जानते हैं। इसके बारे में अभी मैंने जिक्र किया, बोला था कि थोड़ी देर में पढ़ेंगे, तो आइए बेसमेंट मेम्ब्रेन के बारे में हम समझते हैं। तो इसको भी हमें डायग्राम में ही समझना होगा। तो यहाँ पे फिर से मैं यही छोटा सा डायग्राम लेती हूँ और इसको थोड़ा जूम कर देती हूँ। हाँ जी, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये जो है ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन कहाँ है, याद रखना है, एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू के बीच में है बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखो, ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है ये इतनी बेसमेंट मेम्ब्रेन है, बट इसकी फर्दर 2 लेयर्स हैं। बेसमेंट मेम्ब्रेन की फर्दर 2 लेयर्स होती हैं। इसमें ये जो ऊपर वाली है, ये वाली देखो, ये वाली ये कहलाती है बेसल लेमिना, यहाँ पे लिखा भी है, इसको मैंने हाईलाइट भी कर दिया है। और ये जो है नीचे वाली, ये वाली ये कहलाती है रेटिक्युलर लेमिना या फाइब्रस लेमिना। ठीक है, अब ध्यान से देखो, एक चीज समझिए कि जो एपिथेलियल सेल्स है ना, ये एपिथेलियल सेल्स रेस्ट्स ऑन अ बेसमेंट मेम्ब्रेन। जो एपिथेलियल सेल्स है ये बेसमेंट मेम्ब्रेन पे देखिए रेस्ट कर रही है, बेसमेंट मेम्ब्रेन पे रेस्ट कर रही है। और बेसमेंट मेम्ब्रेन की हमने अभी समझा कि इसकी फर्दर 2 लेयर्स है, बेसल लेमिना एंड फाइब्रस लेमिना, या इसको रेटिकुलर लेमिना भी कहते हैं। ठीक है, अब देखो ये इसको समझिए, लेमिना का मतलब होता है लेयर, थीन लेयर, एंड बेसल लेमिना का क्या मतलब है कि बेसमेंट मेम्ब्रेन की ये वाली जो लेयर है बेसल लेमिना, जिसको नाम दिया गया है, ये एपिथेलियल टिश्यू के बेस की तरफ है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है बेसल लेमिना। और ये जो है फाइब्रस लेमिना, इसमें कहीं ना कहीं फाइबर्स देखने को मिलते हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ा है फाइब्रस लेमिना। ठीक है, और अब एक चीज़ और ध्यान से समझिए, देखिए ये जो बेसल लेमिना है, ये वाली लेयर ये किसके करीब है, किसके पास है, तो एपिथेलियल टिश्यू के पास है ये वाली लेयर। और देखिए दूसरी जो लेयर है ये वाली लेयर, जिसका नाम है रेटिकुलर या फाइब्रस लेमिना, ये किसके पास है, ये कनेक्टिव टिश्यू के पास है। तो जो जिसके पास है उसको वही सिक्रीट करते हैं। जैसे कि ये वाली जो लेयर है ये एपिथेलियल टिश्यू के पास है, तो इसको एपिथेलियल टिश्यू ही सिक्रीट करती है। और ये जो दूसरी वाली लेयर है ये कनेक्टिव टिश्यू के पास है, तो इसको कनेक्टिव टिश्यू ही सिक्रीट करते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है। और इन दोनों को मिला के बोलेंगे बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसल लेमिना प्लस
फाइब्रस लेमिना, इनको मिला के हमने क्या कहा, बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो अब यहाँ पे आपको बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है वो क्लियर है। अब इसके बारे में नोट्स में भी देख लेते हैं क्या लिखा है। हाँ जी, तो आइए देख लेते हैं। मेरे हाथों में इतनी मतलब पसीना हो रही है कि इस वजह से पेज भी भीग जा रहा है। कोई नहीं, तो आइए देखते हैं। देखिए हमने अभी सीखा कि जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है इसकी 2 लेयर्स हैं। नाम क्या क्या है, बेसल लेमिना, एंड जो दूसरी है इसका क्या नाम है, फाइब्रस लेमिना। और हमने ये भी देखा जो बेसल लेमिना है ये किसके तरफ है, एपिथेलियल टिश्यू की तरफ है, तो इसको सिक्रीट भी एपिथेलियल टिश्यू ही करती है। ईटी का मतलब एपिथेलियल टिश्यू से है, ठीक है। और जो फाइब्रस लेमिना है ये किसकी तरफ है, तो ये सीटी यानी कनेक्टिव टिश्यू की तरफ है, तो इसको सिक्रीट कनेक्टिव टिश्यू ही करेगा, सिक्रीटेड बाय सीटी यानी कि कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। अब देखो, अब सवाल ये है कि ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है ये किस चीज़ की बनी है, किसकी बनी है। तो आपको याद रखना है कि जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है ये सेल की नहीं बनी है भाई, ये सेल की नहीं बनी है। तो सेल की नहीं बनी है तो ये नॉन सेलुलर है, ठीक है। अब सवाल ये है कि सेल की नहीं बनी है तो किसकी बनी है। तो देखो ये एक्चुअली एनसीईआरटी से बाहर की बात है और आप इसे नहीं भी पढ़ते हैं तो भी चलेगा, बट मन की शांति के लिए मैं बता दे रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए ये जो बेसल लेमिना है ये बनी है ग्लाइकोप्रोटीन की, चाहे तो याद रख सकते हैं ग्लाइकोप्रोटीन की, ठीक है। और ये जो फाइब्रस लेमिना है ल्यूकोपॉलीसैकेराइड, हाँ जी। तो देखो अभी मैंने कहा कि जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है ये सेल की नहीं बनी है। अब सेल की नहीं बनी है भैया तो किसकी बनी है, तो हमने देखा कि जो बेसल लेमिना है ये ग्लाइकोप्रोटीन की बनी है। किसकी बनी है, ग्लाइकोप्रोटीन की बनी है। और जो फाइब्रस लेमिना है इसमें प्रेजेंट है प्रोटीन, फाइबर्स, म्यूकोपॉलीसैकेराइड। इसको आप चाहे तो याद रख सकते हैं, नहीं तो नहीं भी रख सकते क्योंकि एनसीईआरटी से बिल्कुल बाहर की बात है। तो इतना हमने समझा। अब आइए हम देख लेते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन के बारे में, कुछ पॉइंट यहाँ पे लिखा है समझ लेते हैं। तो देखिए जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है ये कैसी होती है, ये होती है थिन, पतली होती है। अब आप यहाँ पे इस डायग्राम में देखो, इस डायग्राम में आपको जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है ये देखिए, ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन। अभी हमने देखा यहाँ पे आपको ये चौड़ी लग रही होगी क्योंकि इसको यहाँ पे एनलार्ज करके दिखाया गया है, बट ये होती पतली है। तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं करना है इसको देख के कि ये बहुत ही चौड़ी होती नहीं, ये बहुत ही पतली होती है, थिन होती है। बेसमेंट मेम्ब्रेन कैसी है, थिन है। और इसकी फर्दर 2 लेयर्स हैं जो हमने यहाँ पे देखा। अब देखो अभी मैंने आपसे कहा कि जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो सेल की नहीं बनी है। अब सेल की नहीं बनी है मतलब ये कैसी है, ये है नॉन सेल्यूलर। और आप ये अच्छे से जानते हैं कि जिंदा होने के लिए सेल का होना जरूरी है, मतलब सेल है तो लाइफ है। तो चूंकि इस लेयर में सेल नहीं है तो ये कैसी है, ये होती है नॉन लिविंग। कैसी होती है, नॉन लिविंग होती है। अब देखिए ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है ये होती है सेलेक्टिवली परमिएबल। अब ये सेलेक्टिवली परमिएबल का क्या मतलब है कि ये सेलेक्टिव चीज़ों को कनेक्टिव टिश्यू से एपिथेलियल टिश्यू में डिफ्यूज होने की परमिशन प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे हमने बेसमेंट मेम्ब्रेन के बारे में डिटेल में पढ़ा। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है और आपको ये इम्पॉर्टेंट है, याद भी रखना है। अभी हमने बेसमेंट मेम्ब्रेन के बारे में डिटेल में पढ़ लिया। अब आप मुझे बताओ कि अगर आपसे कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ भाई बेसमेंट मेम्ब्रेन इज सिक्रीटेड बाय, वहाँ पे आपको ऑप्शन में दिए जाते हैं एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा कनेक्टिव टिश्यू एंड तीसरा बोथ। तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होना चाहिए तीसरा, बोथ। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है कि बेसमेंट मेम्ब्रेन इज सिक्रीटेड बाय बोथ एपिथेलियम एंड कनेक्टिव टिश्यू। कि जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है इसको दोनों मिलके सिक्रीट करते हैं, एपिथेलियल टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू। यहाँ पे मैंने आपको समझाया ना कि बेसमेंट मेम्ब्रेन की 2 लेयर्स हैं, बेसल लेमिना एंड फाइब्रस लेमिना। बेसल लेमिना इज सिक्रीटेड बाय एपिथेलियल टिश्यू एंड फाइब्रस लेमिना इज सिक्रीटेड बाय कनेक्टिव टिश्यू। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन इज सिक्रीटेड बाय बोथ एपिथेलियम एंड कनेक्टिव टिश्यू। ये आपको याद रखना है, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ तक सब क्लियर है, यहाँ तक जितनी बातें मैंने आपको समझाई वो सभी मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो अब ये पेज हमारा होता है कंप्लीट। अब मैं देखती हूँ दूसरे पेज में क्या है, तो मैं पेज चेंज करती हूँ।
हाँ जी, तो यहाँ पे देखो, अब ये हमारा दूसरा पेज है। ये इतनी लाइन है, ये पूरी की पूरी एनसीईआरटी की लाइन है। देखो क्या लिखा है कि एपिथेलियल टिश्यू हैज अ फ्री सरफेस विच फेसेस आइदर अ बॉडी फ्लूइड और आउटसाइड एनवायरनमेंट एंड दस प्रोवाइड अ कवरिंग और अ लाइनिंग। कुछ भी समझ में नहीं आई होगी मुझे पता है, तो लेकिन अब मैं इसे आपको समझाऊंगी तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो तोड़ तोड़ के समझते हैं। सबसे पहले इतना समझते हैं कि एपिथेलियल टिश्यू हैज अ फ्री सरफेस, इसका क्या मतलब है, इसको डायग्राम से समझना पड़ेगा। फिर से यही जो हमारे पास है छोटू सा डायग्राम, तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ये है एपिथेलियम, एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, और ये है एपिथेलियल सेल्स। अब आप इस एपिथेलियल सेल्स को देखिए। एपिथेलियल सेल का ये जो ऊपर वाला अपेक्स वाला सरफेस है ये कहलाता है एपिकल सरफेस। क्या कहलाता है? एपिकल सरफेस। और ये जो नीचे वाला बेस वाला सरफेस है ये कहलाता है वेसल सरफेस। देखो यहाँ पे एरो से ऐसे दिखाया भी गया है, तो ये नीचे बेस वाला जो सरफेस है ये कहलाता है वेसल सरफेस। और देखिए ये जो वेसल सरफेस है, दिस वेसल सरफेस रेस्ट्स ऑन अ बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये आपको याद रखना है। और एपिथेलियल सेल का, जैसे कि मैं यहाँ पे इस सेल की बात अगर करूँ तो एपिथेलियल सेल की जो ये साइड वाली सरफेस है, ये वाली साइड वाली, आप देख सकते हैं एरो से दिखाया भी गया है, ये जो साइड वाली सरफेस है ये कहलाती है लेटरल सरफेस, ठीक है। तो अब आप ध्यान से देखो कि ये जो एपिथेलियल सेल की बेसल सरफेस है, ये वाली सरफेस, क्या ये फ्री है? नहीं, ये फ्री नहीं है। ये जो बेसल सरफेस है ये तो बेसमेंट मेम्ब्रेन पे रेस्ट कर रही है। कि देखो ये जो बेसल सरफेस है वो तो बेसमेंट मेम्ब्रेन पे रखी है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन से जुड़ी है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन से जुड़ी होती है, ये फ्री नहीं है, ठीक है। अब देखो, अब ये जो लेटरल सरफेस है, ये वाली लेटरल सरफेस, क्या ये फ्री है? क्या नहीं। ये जो लेटरल सरफेस है, आप ध्यान से देखो, ये एडजेसेंट सेल्स को फेस कर रही है, ये पास वाली सेल को फेस कर रही है। और लेटरल सरफेस जो है ये आपको ध्यान रखना है, इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि यहीं पे होते हैं जंक्शंस। सेल जंक्शन के बारे में एनसीईआरटी में दिया है, आगे हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। कई तरह के जंक्शन हो सकते हैं, टाइट जंक्शन, गैप जंक्शन, ठीक है, इसको आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब हमने बेसल सरफेस देखा, लेटरल सरफेस देखा। अब देखो, अब ये जो एपिकल सरफेस है, एपिथेलियल सेल का ये जो एपिकल सरफेस है, ये वाला सरफेस, ये होती है फ्री। ये आपको याद रखना है कि जो एपिकल सरफेस है ये फ्री होती है। एपिथेलियल टिश्यू की जो एपिकल सरफेस है ये फ्री होती है। तो यहाँ पे एनसीईआरटी ने लिखा है कि एपिथेलियल टिश्यू हैज अ फ्री सरफेस, कि एपिथेलियल टिश्यू का एक फ्री सरफेस होता है। वो फ्री सरफेस कौन सा है? तो वो है एपिकल सरफेस। ये आपने यहाँ पे समझा, ठीक है। अब देखिए आगे क्या है, मैं इसको थोड़ा साइड करती हूँ। अब देखिए आगे क्या है, कहाँ गया हाईलाइटर, हाँ, कि एपिथेलियल टिश्यू हैज अ फ्री सरफेस विच फेसेस आइदर अ बॉडी फ्लूइड और आउटसाइड एनवायरनमेंट। अब इतना समझते हैं कि ये जो फ्री सरफेस है ये फेस करता है या तो बॉडी फ्लूइड को या फिर आउटसाइड एनवायरनमेंट को। समझो, देखो यहाँ पे ये आपको मेरी चमड़ी, मेरी स्किन दिख रही है। अभी मैंने बताया कि स्किन की जो बाहर वाली लेयर है, आउटर लेयर है, वो है एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस बनी है एपिथेलियल टिश्यू की। तो यहाँ पे ये आउटसाइड एनवायरनमेंट को फेस कर रहा है ना, यहाँ पे ये आउटसाइड एनवायरनमेंट को फेस कर रहा है। तो इतना आपको समझ में आया। तो यहाँ पे हमने इसको स्किन के एग्जाम्पल से समझा, ठीक है। अब दूसरा लिखा है कि बॉडी फ्लूइड को फेस करता है। इसका क्या मतलब है? तो देखो भाई, यहाँ पे सपोज मेरे पास कोई एक ब्लड वेसल है, ठीक है, ये मेरे पास एक कोई ब्लड वेसल है। अब ब्लड वेसल की जो सबसे इनर वाली लाइनिंग है, सबसे अंदर वाली लाइनिंग है, वो कौन से सेल्स होते हैं? एपिथेलियल सेल्स ही तो होते हैं। यहाँ पे ये एपिथेलियल सेल्स है और यहाँ पे ब्लड है, ये ब्लड है, ठीक है। तो अब देखो, इनका ये है एपिकल सरफेस, ये एपिकल सरफेस हो गया। तो ये जो एपिकल सरफेस है वो यहाँ पे बॉडी फ्लूइड को फेस कर रहा है ना। तो हमने देखा कि एपिथेलियल टिश्यू का एक होता है फ्री सरफेस जो कि फेस करता है या तो बॉडी फ्लूइड को या फिर आउटसाइड एनवायरनमेंट को, एंड दस प्रोवाइड कवरिंग और लाइनिंग।
और इस प्रकार ये कवरिंग और लाइनिंग बनाते हैं। अब देखो कवरिंग एंड लाइनिंग में हल्का सा माइनर सा डिफरेंस है, ये आप समझ लो। सपोज देखो मेरे पास ये एक कोई हॉलो ऑर्गन है, ये क्या है, हॉलो ऑर्गन है। अब ये जो हॉलो ऑर्गन यहाँ पे आपको दिख रहा है, मतलब ये सपोज करना है, मानना है कि ये एक हॉलो ऑर्गन है। अब ये जो हॉलो ऑर्गन है इसको आप दो तरह से कवर कर सकते हैं। एक तो आप इसको ऐसे बाहर से कवर कर सकते हैं ऐसे, तो जब आप इसको ऐसे बाहर से कवर करेंगे तो ये कहलाएगा कवरिंग, ठीक है। अब आप इसको ऐसे अंदर से भी तो कवर कर सकते हैं, ऐसे अंदर से, तो जब आप इसको अंदर से कवर करेंगे तो ये कहलाएगा लाइनिंग। तो आपको समझ में आया, चाहे कवरिंग करना हो या फिर लाइनिंग करना हो, ये किसका काम है, ये एपिथेलियल टिश्यू का काम है, ठीक है। अब ये कवरिंग कर रहा है तो ये प्रोटेक्शन भी देता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। ये वाली लाइन एनसीईआरटी की 3 लाइन में कितनी सारी बातें छुपी थी जो अभी आपने समझ लिया, ठीक है। तो अब आते हैं, देखते आगे क्या है। देखो क्या लिखा है कि ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एपिथेलियम ओरिजिनेट्स फर्स्ट। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि भाई एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान, यानी कि भ्रूण अवस्था के दौरान सबसे पहले ओरिजिनेट होने वाला टिश्यू कौन है, तो एपिथेलियल टिश्यू है। देखो जब एक एम्ब्रियो अपने माँ के यूटेरस में डेवलप हो रहा है तो उसका जो सबसे पहला टिश्यू है वो एपिथेलियल टिश्यू ही बनता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखो हमारा जो अगला पॉइंट है वो क्या है कि पावर ऑफ रीजनरेशन इज प्रेजेंट इन दिस टिश्यू, कि ये जो एपिथेलियल टिश्यू है इसमें पावर ऑफ रीजनरेशन होती है, प्रेजेंट है, या फिर मैं ये यूँ बोलूँ कि इसमें मैक्सिमम पावर ऑफ रीजनरेशन है। सबसे ज़्यादा पावर ऑफ रीजनरेशन, अपने आप को रिपेयर करने की एबिलिटी किस में है, तो एपिथेलियल टिश्यू में है। अब इसको आप कैसे याद रख सकते या समझ सकते, तो देखो भैया यहाँ पे फिर से आपको मेरी स्किन दिख रही है। अब देखो स्किन में एपिथेलियल टिश्यू है, ये अभी आपने समझा, और स्किन में सभी को कभी ना कभी चोट खरोच कट वगैरह तो लगी ही होगी, क्या अक्सर लगती रहती है। तो ये अपने आप को रिपेयर करता है कि नहीं करता है, कर लेता है ना। सो इट हैज़ गुड पावर ऑफ रीजनरेशन, ठीक है। तो इससे आप याद रख सकते हैं कि इसमें पावर ऑफ रीजनरेशन प्रेजेंट है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर हो चुके होंगे। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं, आइए देखते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए जो एपिथेलियल टिश्यू है वो किसी दूसरे टिश्यू के ऊपर ग्रो करता है, कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर ग्रो करता है, इसीलिए इसका नाम जो है वो एपिथेलियम पड़ा है। सेल्स कैसे हैं, कॉम्पैक्टली पैक्ड हैं, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स बहुत ही थोड़े होते हैं, ब्लड सप्लाई नहीं है। एपिथेलियल टिश्यू कैसा, ए वैस्कुलर है। न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है, तो फ्रॉम अंडरलाइन कनेक्टिव टिश्यू, इनके नीचे जो कनेक्टिव टिश्यू है वहाँ से इनको न्यूट्रिशन मिलता है। फिर हमने बेसमेंट मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा, इसकी 2 लेयर्स है, बेसल लेमिना, फाइब्रस लेमिना। बेसल लेमिना को सिक्रीट किया है एपिथेलियल टिश्यू ने, एंड फाइब्रस लेमिना इज सिक्रीटेड बाय कनेक्टिव टिश्यू। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन इज सिक्रीटेड बाय बोथ एपिथेलियम एंड कनेक्टिव टिश्यू। और फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन के बारे में हमने देखा कि ये कैसी होती है, ठीक है। सेलेक्टिवली परमिएबल, ठीक है। अब देखिए हमारा दूसरा पेज, हाँ जी। तो इसमें हमने ये वाली लाइन अब सबसे पहले समझी कि एपिथेलियल टिश्यू हैज अ फ्री सरफेस विच फेसेस आइदर अ बॉडी फ्लूइड और आउटसाइड एनवायरनमेंट एंड दस प्रोवाइड अ कवरिंग और अ लाइनिंग। इसको फिर से देख लीजिए एक बार, हो सकता है आपको समझ में नहीं आया होगा। कि देखिए जो ये एपिथेलियल टिश्यू है, अब एपिथेलियल सेल की ये जो ऊपर वाली सरफेस है ये कहलाती है एपिकल सरफेस, ये नीचे वाली बेस वाली कहलाती है बेसल सरफेस, और ये साइड वाली जो है, ये साइड वाली सरफेस कहलाती है लेटरल सरफेस, ठीक है। और हमने फिर देखा कि एपिथेलियल टिश्यू का ये जो एपिकल सरफेस है ये होता है फ्री। देखो एक्चुअली क्या होता है ना कि जो एपिथेलियल टिश्यू है इसको फर्दर कवर करता हुआ जनरली कोई दूसरा टिश्यू नहीं होता है। एपिथेलियल टिश्यू खुद किसी दूसरे टिश्यू के ऊपर ग्रो करता है, लेकिन इसके ऊपर फर्दर जनरली कोई नहीं होता है, ठीक है। तो इसीलिए इसका जो है वो एक फ्री सरफेस होता है, और ये जो फ्री सरफेस है
यानी कि एपिकल सरफेस, ये फेस करता है या तो बॉडी फ्लूइड को या फिर आउटसाइड एनवायरनमेंट को। इसको भी हमने डिटेल में समझा। फिर हमने देखा कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान सबसे पहले ओरिजिनेट होने वाला टिश्यू एपिथेलियम, पावर ऑफ रिजेनरेशन प्रेजेंट है। तो रिवीजन भी हो गया। और तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। हाँ जी, अगर आप लोगों को लेक्चर समझ में आया, वीडियो अच्छा लगा, आपके डाउट जो है वो क्लियर हुए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहें। और अगर पूरे लेक्चर के दौरान आपके कुछ भी डाउट रहे हैं तो आप कमेंट में पूछिए। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। और आपका भी कोशिश ये होना चाहिए कि क्वेश्चन जो है वो ढंग का हो, मतलब लॉजिकल हो। थैंक यू सो मच।